तो स्टूडेंट चलिए प्रोबेबिलिटी को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी के लिए एक बार जरा 11th क्लास वाला प्रोबेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर हम लोगों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को अच्छा यूज किया था, है ना, इन विच वी हैव यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड ऑल दैट। तो वो वाले कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 11th क्लास का आर.डी. शर्मा से प्रोबेबिलिटी को एक बार वर्कआउट कर लीजिए। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उनके अंदर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव 11th क्लास से। और एक बड़ी बात और कि जब भी आप सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जाते हैं तो उसमें भी अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 11th क्लास के आर.डी. से पूछते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इट इज वेरी नॉर्मल एंड वेरी फ्रीक्वेंट अकरिंग प्रैक्टिस, राइट, जो सीबीएसई बोर्ड करता रहता है। तो बहुत जल्दी आप लोग 11th क्लास का आर.डी. शर्मा रिवाइज कर लोगे। मुझे लगता है उसके अंदर 6-7 एक्सरसाइजेज है और बहुत आराम से रिवाइज कर लोगे आप लोग। बट उनको रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है ना, उनको रिवाइज करना जरूरी है। जो मैं बोलता हूँ ना कि जरूरी है तो मतलब वो जरूरी है। 1 मिनट भी अगर मैंने इस बात पे लगा दिया तो वो जरूरी होगा तभी लगाया गया, नहीं तो शायद 1 मिनट में मैंने सिलेबस को आगे बढ़ाया होता। तो बच्चों लोग चलिए आज का टॉपिक, आज हम लोग नया टॉपिक लिख रहे हैं, लिखिए अपनी कॉपीज में, कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। Concept of conditional probability. Concept of conditional probability कि सर ये conditional probability क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझेंगे। 12th क्लास में दो मेन प्रोबेबिलिटीज के कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक इसका रिवर्स होता है बायस थ्योरम या बेस थ्योरम। वो दोनों, इन दोनों से ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो बच्चों लोग सबसे पहले हो गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का शुरुआत। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग समझेंगे और इसके ऊपर वर्कआउट भी करेंगे क्वेश्चंस को। मैं एक बार देखता हूं कि क्या मेरे पास क्वेश्चंस हैं भी कि नहीं। ये है ईडीपीएसटी नंबर 82, ईडीपीएसटी नंबर 82 एक्सरसाइज 1 आर.डी. शर्मा, दैट इज बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किस चीज पर बेस्ड है ये? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इट इज बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अभी। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ये होता है PA/B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल सा है। प्रोबेबिलिटी, दिस विल नॉट क्रिएट अ हैवीनेस इन योर माइंड, इट विल कीप योर माइंड रिलैक्स्ड, इजी रहेगा एकदम। इसके बाद फिर वापस से 3D वगैरह आएंगे तो कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी के अंदर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन एंड अप्लाइंग सर्टेन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एंड व्हाट लाइक दिस, इतना ही होता है। यानी कोई बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना पड़ता है, कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, मेमोरी बहुत ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन जो दूसरे वाले टॉपिक्स है ना वेक्टर 3D, उनमें करना होता है सब। चलिए तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। अब A/B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती कितनी है, होती क्या है, अगर कोई एक इवेंट हो चुकी हो तो उसके बाद दूसरी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन होता है कि if the B event has already occurred, what is the probability of occurrence of A? What is the probability of the occurrence of A? अगर B event already हो चुकी हो, अगर B event already हो चुकी हो तो A event के होने की probabilities क्या होगी, ये क्वेश्चन है। If B event has already been occurred, for example, एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कि एक फैमिली में एक बेबी होने वाला है, एक इशू ड्यू है उनपे, तो पूछा जाता है यार उसके बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बॉय और गर्ल की इक्वल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग का क्वेश्चन होगा 1/2। एक्चुअली ये वाले सारे क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा के अंदर हैं, एनसीईआरटी के अंदर हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी खूब आते हैं, इसलिए इस केस को मुझे डिस्कशन करना पड़ा। मैंने ये बोला कि अगर सपोज किसी एक फैमिली में एक बेबी ऐड होने वाला है, जो एक्सपेक्टेड चाइल्ड है,
उसके लिए वो एक्सपेक्टेड चाइल्ड बेबी बॉर्न, जब न्यू बेबी बॉर्न होगा तो वो बॉय होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 बॉय होने की। गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। इट इज ओके। बट अब क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक फैमिली में एक चाइल्ड बॉय है, तो दूसरा चाइल्ड जब ऐड होने वाला है तो ये बताइए उस बॉय की प्रोबेबिलिटी, मतलब उस बेबी की प्रोबेबिलिटी बॉय होगी या उस बेबी की प्रोबेबिलिटी गर्ल होगी? यानी एक इवेंट पहले हो चुकी है ना, एक इवेंट पहले हो चुकी है, तो एक इवेंट पहले हो चुकी है, एक बॉय ऑलरेडी इस फैमिली में है, तो ये इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है। अब दूसरे इवेंट में बेबी बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या बेबी गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपको ये मैं समझा रहा हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, फिर एक और एग्जांपल कि सपोज अगर आपसे एक डाइस दे गया, आपको डाइस दिया गया और आपको बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ 5 ऑन द अटेम्प्ट। अगर आपको एक डाई फेंकना है तो उस पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप लोग बोल दोगे आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। लेकिन अब क्वेश्चन ये बना कि अगर आपने एक डाई को फेंका, एक बार उस पर 5 आ चुका है, तो बताइए दूसरी बार में फेंकने पर उस डाई को 3 कैसे आएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 in the second throw of the dice if it is known that the first throw resulted in 6? कुछ समझ में आ रहा है क्या? If it is known that the first throw resulted in 6, पहले जो थ्रो किया उसमें 6 आया, तो बताइए दूसरी बार 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Are you getting my point? Conditional probability. Conditional probability. For example, किसी आदमी ने अपना ब्लड को टेस्ट कराया, उसमें कोरोना नेगेटिव आया, तो बताइए उसके कोरोना पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया क्या? हो दो इवेंट होगी, एक आदमी ने टेस्ट कराया, उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, तो बताइए उसके टेस्ट के पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम और आप लोग तो सोचेंगे कि अरे सर 0 होगी ना सर, 0 होगी। लेकिन जो वो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट की भी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। परसेंटेज एक्यूरेसी उसकी 30% है, 40% है, 50% है, ऐसा उसकी परसेंटेज एक्यूरेसी भी अलग अलग है। यानी ऐसा कई बार होता था कि आपने मलेरिया टेस्ट कराया, उसमें नेगेटिव आ गया, उसके बाद भी डॉक्टर बोल रहे नहीं 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 नहीं, आपको मलेरिया ही है। अरे समझ रहे हो मेरी बात? अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले। आई एम ऑलवेज टू द पॉइंट। एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे पास मेरे माइंड में जब भी जैसे मैं आया हूं ना आपके सामने, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन चल रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब जब क्वेश्चन चल रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए वही क्वेश्चन डिस्कशन में भी आ रहे हैं। ठीक है ना? बस कोरोना नाम मैंने जोड़ दिया, बुक्स में लिखा होगा एड्स लिखा होगा, बुक्स में लिखा होगा ट्यूबरक्लोसिस लिखा होगा, बुक्स में लिखा होगा मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्लीज बच्चे लोग, आपको समझ में आने लग गया व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थी कि ये बच्चे लोगों ने 11th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी और इनको आधी समझ में आई थी। तो बताइए जब 12th में ये लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो इनको 100% प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? समझ रहे हो ना आप लोग क्वेश्चन क्या है? यानी एक इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो बताइए दूसरी इवेंट में वो कितना प्रोबेबिलिटी होगा? एक इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of occurrence of A if B has already occurred. If B has already occurred, यानी P A by B का मतलब क्या है यार? What is P A by B? What is P A by B? P A by B का मतलब ये हो गया the probability of the occurrence of A if it is known that B has already occurred.
अगर बी, मुझे मालूम है कि बी ऑलरेडी इवेंट हो चुकी है, तो बताइए ए के उसके बाद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए के उसके बाद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। बोलो आया समझ में क्या? ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो अपने आप क्लियर होगा कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या है। इसको मुझसे सीखना है आप लोगों ने। The 10 cards are numbered 1 to 10, placed in a box, mixed up thoroughly, and then one card is drawn at random. If it is known that the number drawn on the card is more than 3, if it is known that the number drawn on the card is more than 3, what is the probability that it is an even number? देखो कुछ समझ में आ रहा है? अगर ये पहले हो चुका था, ये पहले मालूम था कि ऐसा हो गया है, तो बताओ ये ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने माना लेट ए माना ए, कार्ड इज ड्रॉन, even numbered card is drawn, even numbered card is drawn, even number card is drawn। अच्छा, बी का मतलब क्या हुआ? बी का मतलब है नंबर drawn on a card is more than 3। number drawn on the card drawn is more than 3। दो इवेंट्स मान लिए मैंने ए और बी, तो सबसे पहले तो आप पी ए निकाल दीजिए। पी ए कितना होगा? 5/10। अगर आप चाहें तो ए का सैंपल स्पेस बनाएं, अगर मैं और ज्यादा क्लियर करूं तो ए का सैंपल स्पेस 2, 4, 6, 8, 10 हो जाएगा, और बी का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? मोर देन 3 है ना, कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? आगे जरूरत पड़ने वाली है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 4, 6, 8, 10। सही है ना? अब पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी ए की वैल्यू 5/10। पी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? पी बी का वैल्यू हो जाएगा 7/10। पी बी चेक करो कितना हो जाएगा? 7/10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/10। और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी में 4 है, 4/10। अच्छा, अब क्वेश्चन, अब आप क्वेश्चन चेक करो, क्या आपको पी ए ऑब्लिक बी पूछा है कि सर अगर मालूम चला कार्ड ड्रॉन करने पर नंबर 3 से ज्यादा ही आया है, यानी बी हो चुका, बी नोन है, तो बताइए कि वो नंबर इवन ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यही क्वेश्चन है। बताइए वो नंबर इवन ही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम लोगों ने लिखा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी। पता है बहुत शानदार क्लास होने वाली है, आपको इस टॉपिक को अटेंड करते ही लगने लगेगा अरे वाह यार, चलो इतने मार्क्स तो मेरी मुट्ठी में आ गए। बहुत अच्छे से करिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो गया 4/10 और पी बी का वैल्यू कितना हो गया? 7/10। तो इसका आंसर होना चाहिए 4/7। इसका आंसर कितना होना चाहिए? 4/7। आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा, इट्स आंसर शुड बी 4/7। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, और समझ में भी आ गया होगा सबको। चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, इफ रिक्वायर्ड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन है बच्चे लोग, एक्चुअली जब हम लोग ये वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं ना कि बेबी बॉय होने वाला है, गर्ल होने वाली है, दैट सीम्स टू बी समवॉट अनप्रोफेशनल। ऐसा लगता है कि अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट इज दिस, इट इज द नीड ऑफ द टाइम। एनसीईआरटी और डी शर्मा में एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है, आप देखिएगा।
assume that each child born is equally likely to be a boy or a girl. मेरे ख्याल समझ में आ गया सब लोग को, है ना? बॉय होने की प्रोबेबिलिटी, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी समान है. फिर if a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls given that the youngest is a girl? Given that the youngest is a girl. सबसे पहली बात तो youngest either दो लोग हैं. youngest ये उन्होंने बोला ना क्वेश्चन में what is the probability given that the youngest is a girl. तो सबसे पहले तरह मुझे इस फैमिली का सैंपल स्पेस बनाना है. तो सैंपल स्पेस में या तो पहला बेटा होगा और दूसरी बेटी, या फिर पहला बेटा होगा दूसरा भी बेटा होगा, या फिर पहली बेटी होगी दूसरी भी बेटी होगी, या फिर पहली बेटी होगी और दूसरा बेटा. जिसपे 1 लगा है वो एल्डर चाइल्ड हो जाएगा, अर्लियर चाइल्ड, और जिसपे 2 लगा है वो लेटर ऑन हो जाएगा. और ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन में कि दोनों बच्चे जुड़वा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन क्लियरली स्टेट कर रहा है. समझ रहे हो ना कैसा स्टेट किया कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल. तो सबसे पहली बात तो यंगेस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज यंगेस्ट? मतलब सबसे छोटा. तो अगर सबसे छोटे वाला बेटी है तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैंने ए ले लिया. ए कौन है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स? ए का क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स. ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, यही तो है ना ए. अच्छा, बी कितना ले लो अभी? बी उन्होंने बोला सपोज अगर फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं इसका यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो यंगेस्ट इज अ गर्ल में या तो G1 G2 आएगा, सेकंड बेबी गर्ल है, या B1 G2 आएगा. यही पॉसिबल है कि अगर आप चाहते हैं यंगेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल तो G2 होना चाहिए. यंगेस्ट तो G2 है, सेकंड वाला जो चाइल्ड है वो क्या होना चाहिए? वो गर्ल होना चाहिए, यंगेस्ट. अब आपको PA इंटरसेक्शन B की भी जरूरत पड़ेगी. तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी हो गई? G1 G2 हो गई है. कम ऑन. तो व्हाट इज, अब आपको पूछा क्या है? PA ऑब्लिक B पूछा है ना. What is PA oblique B? यानी if it is known that the youngest children is a girl, what is the probability that both are girl? तो इसके लिए मैं लिखूंगा PA intersection B upon PB. PA intersection B में आएगा 1/4 और PB में आएगा 2/4. तो आंसर हो गया 1/2. आंसर कितना हो गया? 1/2. अच्छा, अब इसको ना एग्जाम में हम लोग कैसे कर लेते हैं? ये तो सीबीएसई बोर्ड के लिए किया हमने. एग्जाम में कैसे कर लेंगे? एग्जाम में ऐसे कर लेंगे, देखिए सर, अगर यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल है ना, तो इस वाले चाइल्ड के लिए जो अर्लियर चाइल्ड है उसके लिए 2 ही केस बनते हैं, या तो बॉय होगा या गर्ल होगी. तो अगर गर्ल होने की भी 1/2 प्रोबेबिलिटी, बॉय होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2. आधे चांसेस है कि दोनों लड़कियां हो, आधे चांसेस है कि पहले वाला बेबी जो है वो बॉय हो और सेकंड वाला बेबी गर्ल. Are you getting my point? Easy? तो हम सीधा भी 1/2 इसमें मार्क कर सकते थे, लेकिन don't get over confident on these steps. ये परेशान कर देंगे आगे, ये परेशान कर देंगे आगे के क्वेश्चन में. इसलिए हमको ये वाला जो फंडामेंटल, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वर्कआउट ही नहीं करना है हमको, तो इसी को ही वर्कआउट करना. अच्छा, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल का मतलब क्या है? यहाँ पे C ले लेता हूं. एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, at least one girl. तो at least one girl का मतलब कितने बन जाएंगे? G1 G2, B1 G2 और B और G1 B2. 3 केसेस बन जाए और आपको निकालना होगा PA ऑब्लिक B. देखो इस बार आंसर 1/3 हो जाएगा. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. Now come to the question number 3. आज ये वाली एक्सरसाइजेस आज आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर लोगे. जो एक्सरसाइज में 1 घंटे में यहाँ पे आप सॉल्व कराऊंगा वो आप घर में 15 मिनट में सॉल्व कर लोगे बिना कॉन्सेप्ट के, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो लग चुका ना दिमाग में एक बार. तो चलो 15 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व कर लेना, बट कर आज ही लेना. और डेली प्रोबेबिलिटी के 30 क्वेश्चंस करना शुरू कर दो.
30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, तो उससे क्या होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी सुधर जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी सुधर जाएगी, और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है आपको कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा। इस वाले चैप्टर से जो भी आपका स्कोर है ना वो बढ़ने वाला है। इस वाले चैप्टर से जो भी आपका स्कोर है दैट विल गेट मैग्नीफाइड, दैट विल गेट मल्टीप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 3, अब आपको ए और बी डिसाइड करना है। गिवन दैट two numbers appearing on the throw of two dice are different. Okay, कि दो डाइस को फेंका, दोनों के दोनों नंबर डिफरेंट हैं ऐसा कहा गया, गिवन है ऐसा। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द डाइस इज 4। सम ऑफ द नंबर ऑफ द डाइस इज 4। तो देखिएगा प्लीज, सबसे पहले ए मान लेता हूं, सम 4। तो सम 4 के लिए क्या क्या केसेस बनेंगे बताओगे क्या मुझे? दो डाइस में 1 3 3 1 2 2, और तो कोई नहीं बनेगा। फिर बी क्या है? बी बी डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स। तो डिफरेंट नंबर्स के लिए यहां पे कितने केसेस आ जाएंगे? 36 में से 30 आ जाएंगे। समझ रहे हो 30 केसेस कैसे आएंगे? 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन, बहुत सारे केसेस आएंगे। बट कौन कौन नहीं होगा उसमें? बस एक तो उसमें 1 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, 6 6 नहीं होगा। इनको मैंने काट दिया, ठीक है। अब आपको पी ए इंटरसेक्शन भी निकाल लेना चाहिए। तो पी ए इंटरसेक्शन भी आएगा ये वाला और ये वाला, 1 3 और 3 1। तो अब आपको पी ए आपको चाहिए है सम इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। मैं हमेशा बी उसको मानता हूं जो हो चुकी होती है, ए उसको मानता हूं जो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो ये हो जाएगा पी ए ऑब्लिक इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30/36 और पी ए इंटरसेक्शन की हो जाएगी 2/36। तो आंसर हो जाएगा 1/15। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8, 5 कर लेते हैं, 5 और 6। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे पहले। कंप्यूट P ऑब्लिक B when PB is given, PA intersection B is given। मतलब ऐसा भी लॉलीपॉप होता है क्या? सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, if you know the formula that is sufficient, if you know the formula that is sufficient, anyhow, फिर a die is thrown 3 times, oh my god, 3 बार डाई फेंका, 3 बार मतलब 6 into 6 into 6, 216 would be the sample space. Number of cases in the sample space would be 216. If a die is thrown 3 times, what is the probability that 4 appear on that 6 and 5 a die is thrown 3 times, what is the probability that 4 appear, that 6 and 5 appear on the first 2 tosses? Okay, यानी उन्होंने बोला 4 appear on the third toss, ऐसा होगा 4 appear on the third toss. देखिए a die is thrown 3 times, what is the probability that 4 appear on the third toss? तो सबसे पहले A ले लेता हूं मैं, A 4 appear on third toss। तो देखिएगा ये फर्स्ट टॉस, ये सेकंड टॉस, ये थर्ड टॉस। In how many ways we can take the number on the third toss? 1, because we are expecting 4 over there,
and in how many ways you can fill this place, in how many ways you can fill this place. तो आंसर हो गया 36. यानी there are 36 cases in the throw of the 3 dices that the third dice would be having 4. Third dice would be having 4. Third dice के ऊपर 4 आएगा. बोल दीजिए बना कि नहीं. थर्ड डाइस के ऊपर क्या आएगा? 4. ओके, फिर बी ले लेते हैं. बी कितना हो गया? बी उन्होंने बोला 6 and 5 appear on the first 2 tosses. फर्स्ट टॉस में आना चाहिए 6. सेकंड टॉस में कितना आना चाहिए? 5. तो यार ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. In how many ways you can take this? 1. In how many ways you can take this? 1. So in how many cases? In how many cases you'll be getting 6 on the first dice, 5 on the second toss? 5 पहली बार डाइस फेंका 6 आना चाहिए, दूसरी वाला डाइस फेंका 5 आना चाहिए, तीसरे में जो मर्जी आ जाए. तो तीसरे में 6 तरीके होंगे. There are 6 ways of doing this. अच्छा, अब ये बताओ P A इंटरसेक्शन B, ये A इंटरसेक्शन B में क्या होगा? A इंटरसेक्शन B का मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. तो इसका मतलब इवेंट अगर आप लिख रहे हो तो इवेंट तो होना चाहिए 6, 5, 4. इवेंट तो यही होगी कि भाई A इंटरसेक्शन B जिसमें A भी हो रहा है B भी हो रहा है, तो इसका मतलब first dice should be showing 6, second dice should be showing 5, and the third dice should be showing 4. So what is the probability of, अब पूछा क्या है मैं देख लेता हूँ. PA/B ले लेता हूँ. तो PA/B है PA intersection B upon PB. थोड़ी मदद कर देना है, आप कई बार डर जाता हूँ. तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हो जाएगी 1/216. चेक करना जरा. PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू. This is the result of A intersection B, but in how many samples, how many cases this result is obtained? In 216 cases. फिर PB is how much? What is PB? PB is this 6. चेक कीजिए आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और 6 भी आपने कर लिया था मेरे साथ ही, और 7 भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. 7, 7, 7. ओके, 7 कर लेते हैं. तो इफ A and B are the two events, PA, PB and PA union B is this. तो आपको तो एक फॉर्मूला मालूम होगा ना. PA union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B. Do you remember this formula? भूल तो नहीं गए हो? तो PA यूनियन B का वैल्यू कितना है? 11/30. PA का वैल्यू है 1/3. PB का वैल्यू है 1/5 माइनस PA इंटरसेक्शन B. तो PA इंटरसेक्शन B is equal to 8/15 minus 11/30 would be LCM 30 हो जाएगा 16 minus 11 5/30. तो ये 1/6 हो गया. PA इंटरसेक्शन B is 1/6. पूछा क्या है? PA/B. जरा चेक करना आंसर क्या है. PA/B का मतलब PA इंटरसेक्शन B 1/6 और PB का वैल्यू है 1/5. तो आंसर होना चाहिए 5/6. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन पढ़ के ये जरूर चेक कर ले कि जिस फैमिली में 2 बच्चों के बारे में बात हो रही है कि क्या उसमें बड़े और छोटे का कोई भी जिक्र है. क्या उसमें 2 बड़े और छोटे का कोई जिक्र है? बड़े छोटे का अगर जिक्र है तो वही सैंपल स्पेस बनेगा जो मैंने बनाया था. बट अगर बड़े छोटे का जिक्र नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं बच्चे, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं बस, तो 2 बच्चों का सैंपल स्पेस डिफरेंट बनेगा. हम बोलेंगे या तो दोनों मेल है या दोनों फीमेल है या दोनों में से एक मेल एक फीमेल है बस. तो उसमें 3 का सैंपल स्पेस बनेगा. अभी हम लोग कितने का सैंपल स्पेस बना रहे हैं? 4 का, नोइंग कि वो बड़ा और छोटे का कुछ रिलेशन दिया हो. तो
अगर कुछ भी ऐसा कहा गया है आइडर, यंगर, ओल्डर, तो उस कंडीशन में फिर हमको बड़े और छोटे को देख के बनाना पड़ेगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। A couple has two children. The probability that find the probability that both the children are male. फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, तुम लोग करो ना यार प्लीज। फर्स्ट पार्ट, both the children are male, तो मेल मतलब B1 और B2। फिर if it is known that at least one children is a male, यार बिल्कुल ही तो वही हो गया ना। If it is known that at least one is male, at least one is male, at least one is male मतलब B1 B2 बनेगा, या B1 G2 बनेगा, या G1 B2 बनेगा। भैया कम से कम एक लड़का जरूर होना चाहिए, ऐसा समझ रहे हो क्या? तो अब बी ए इंटरसेक्शन बी निकाल देता, हो जाएगा ये क्वेश्चन। सेम आंसर आने वाला है जो पहली बार आया, ये सीबीएसई बोर्ड 2010 का क्वेश्चन है। अब आ रहे हैं हम लोग सेकंड एक्सरसाइज। देखो जरा डीपीएसटी 82 है क्या आपके उसमें? बच्चे लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये मैंने 11th में भी बताई थी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये मैंने 11th में भी बताई थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, आई टोल्ड यू दिस इन 11th क्लास आल्सो, 11th में भी कराया था। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं चलो। 10 cards are numbered from 1 to 10 placed in a box mixed up thoroughly, then one card is drawn at random if it is known that the number of the card. Question number 1, from a pack of 52 cards, 2 are drawn one by one without replacement. What is the probability that both of them are king? उन्होंने बोला 52 पत्तों में से 2 कार्ड्स निकाले गए हैं वन बाय वन, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बताइए दोनों के दोनों क्या होंगे? दोनों के दोनों किंग होंगे। बोथ ऑफ देम आर किंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर किंग? अब इधर देखिएगा, सबसे पहली बात तो फर्स्ट किंग आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4C1 अपॉन 52C1। 4C1 अपॉन 52C1। आजकल सब लोग को बता दूं कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के, 4 बादशाह। एस लाना है किंग लाना है? किंग लाना, 4 बादशाह लाने, इक्के नहीं, किंग लाने। किंग मतलब बादशाह। तो चलो 4 बादशाह होते हैं, 4 उनकी बेगम होती है, 1 फॉर ईच। एक उनका गुलाम होता है, 1 फॉर ईच। तो 4 गुलाम हो गए टोटल, और 4 ही इक्के हो गए। तो टोटल ये वाले कार्ड्स हो गए। फिर उसके बाद दुग्गी तिग्गी और 4 5 6 7 8 9 10 तक जाते हैं। आपको मालूम होगा ना, लॉकडाउन में पत्ते तो खेले होंगे, खेले ना? कई लोग के पेरेंट्स बहुत गुस्सा करते हैं पत्ते खेलने में, लेकिन 11 12 के बच्चों को, बल्कि 9 से ही, यानी पत्तों का ज्ञान तो होना चाहिए। तो बच्चों लोग पहली बार 4 किंग में से एक किंग लेंगे और 52 में से एक। फिर जब विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो कार्ड आपने बाहर निकाल दिया उसको आपने अंदर वापस नहीं रखा है, तो उस कंडीशन में अब आपके पैक में 3 बादशाही बचेंगे और 51 पत्ते बचेंगे। तो आंसर हो जाएगा 4/52 इंटू 3/51, जो भी आंसर हो। तो ये हो गया 1/13 और ये हो गया 1/17। जो भी कुछ आंसर होगा चेक कर लीजिए। मैं निकाल दूं क्या आंसर? 17 3 51, 17 1 17। चेक करना आंसर कितना है, 1/221। सही है ना? सही होगा ना यार? क्या चेक करना, बहुत इजी होता है। ये वाली एक्सरसाइज बहुत लॉलीपॉप एक्सरसाइज है भाई। ये वाली एक्सरसाइज आप अभी अभी कर लोगे। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो फटाफट। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 4 आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। 4 कार्ड निकाल रहे हो 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर एसेस? सारे के सारे इक्के होंगे। तो देखिए सारे इक्के होने की प्रोबेबिलिटी, पहली बार इक्का होने की प्रोबेबिलिटी 4/52, दूसरी बार इक्का होने की प्रोबेबिलिटी 3/51, तीसरी बार इक्का होने की प्रोबेबिलिटी 2/50 और चौथी बार इकलौता इक्का जो बचा है उसके बाहर आने की प्रोबेबिलिटी 1/49। ये बात आप समझ रहे हो ना बच्चे लोग?
टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 और आप निकाल रहे हो एक प्लेइंग कार्ड। ठीक है तो बच्चे लोग चलिए अब आज की क्लास ही समाप्त हो रही है।